हेलो बच्चों, एक्सीलेंट लर्निंग के वीडियो में स्वागत है आपका। और आज जो वीडियो है उस वो है पार्ट 15 और उसके अंदर हम कर रहे हैं तैयारी सी टेट 2024 में जुलाई में जो आपका पेपर होने वाला है, रीट का 2024 में जो पेपर होने वाला है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। प्रिपरेशन हम कैसे कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनको हम प्रैक्टिस करके ये हम देख रहे हैं कि हमने जो तैयारी की, हमने जो चीज़ें याद की है, क्या हम उसको ये जो 2.5 घंटे का जो पेपर होता है और 150 सवाल जो आते हैं, उनमें हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? हमारी सफलता निर्धारित हो पाती है कि नहीं होती है? हमने जो तैयारी की उसमें कोई कमियाँ यदि रह गई है, तो उन कमियों को हम क्वेश्चंस का एनालिसिस करके दूर कर सकते हैं। क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने से हमें एक पैटर्न पता चल जाता है कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह से क्वेश्चंस को उस सिचुएशन में पढ़ करके हमें सॉल्व करना होता है। हम जब ये पेपर सॉल्व करते हैं तो आप भी उनके आंसर्स लिख लें और फिर जैसे ही हम उसका सॉल्यूशन बताते हैं आप उसका मिलान कर लें कि वो क्वेश्चन सही है कि नहीं है। यदि गलत है तो क्यों, उसका सही आंसर कैसे हम सही आंसर तक पहुँचते हैं वो भी हमें आना चाहिए। तो बच्चों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो इस सवाल के साथ। ये है सवाल आज का पहला कि विज्ञान में रचनात्मक आकलन क्यों महत्वपूर्ण है। पहला, ये लेना आसान होता है। दूसरा, शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में सहायक होता है। तीसरा, यह निदानात्मक है। चौथा, ये विज्ञान को अच्छे प्रकार से समझने में सहायक होता है। अब इसे इंग्लिश में देख लेते हैं। वाई इज फॉर्मेटिव असेसमेंट इम्पोर्टेंट इन साइंस? इट इज ईजी टू कंडक्ट, इट हेल्प्स इन डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पर इन स्टूडेंट्स, इट इज डायग्नोस्टिक, इट हेल्प्स इन बेटर अंडरस्टैंड ऑफ साइंस। ठीक है, तो विज्ञान में रचनात्मक आकलन क्या होता है? ये होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट जो हम बच्चों की स्टडी के बीच बीच में करते रहते हैं। ठीक है, और ये विज्ञान में क्यों ज़रूरी होता है, क्या कारण है? तो इससे लेना आसान है, चलो ये भी ठीक है, लेकिन हमें बेस्ट आंसर ढूंढना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है, अच्छे प्रकार से समझने में सहायता मिलती है। लेकिन जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो रीज़न है फॉर्मेटिव असेसमेंट का हमें टीचिंग में शामिल करने का, वो है कि ये निदानात्मक होता है, ये डायग्नोस्टिक होता है। क्योंकि जब हम बच्चे को फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हम जो टीचिंग बच्चों को करवा रहे हैं वो कहाँ तक सक्सेसफुल है, उस टीचिंग में और क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो ये बीच में ही तो पता करना पड़ेगा। पूरी कंप्लीट करवाने के बाद तो हम नहीं देख पाएँगे। तो जब बीच में करवाई जाती है तो ये निदानात्मक होती है, बच्चों की जो कमियाँ हैं या हमारी टीचिंग में जो कमियाँ हैं उसकी हमें जानकारी हो जाती है, उसे हम सुधार कर सकते हैं। तो रचनात्मक आकलन क्यों ज़रूरी है? ये निदानात्मक के लिए ज़रूरी है, निदान के लिए ज़रूरी है। अब है क्वेश्चन 82। विद्यालयों में विज्ञान मेले का आयोजन क्यों किया जाता है? शिक्षार्थियों को विज्ञान में उच्च शिक्षा के लिए तैयार करने के लिए, शिक्षार्थियों को उनकी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने में सहायता करने के लिए, शिक्षार्थियों में विज्ञान में सृजन एवं प्रयोग करने की क्षमता का विकास करने के लिए और शिक्षार्थियों का उनके प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन करने के लिए। वाई आर साइंस फेयर्स ऑर्गेनाइज्ड इन स्कूल? साइंस फेयर जो हम स्कूल के अंदर लगाते हैं ना, आयोजन किया जाता है, तो वो क्यों करते हैं? स्कूलों में क्या ज़रूरत पड़ गई? तो टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर हायर एजुकेशन इन साइंस, टू हेल्प द स्टूडेंट टू स्कोर हायर इन द एग्जामिनेशन, टू नर्चर क्रिएटिविटी एंड एक्सपेरिमेंटेशन इन साइंस अमंग स्टूडेंट्स, टू इवेलुएट स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस। तो विज्ञान मेले का हमने स्कूल में आयोजन किया है, हमारा मूल उद्देश्य क्या है? क्या केवल उच्च शिक्षा में तैयार करना या नंबर अच्छे लाना है? बल्कि इन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि विज्ञान के अंदर हम बच्चों को क्रिएटिव बनाना चाहते हैं। सृजन में उनकी जो क्षमता है उनको और निखारना चाहते हैं। प्रयोग करने से क्या होगा? उनकी सृजनात्मक क्षमता बढ़ेगी, खुद करके सीखेंगे। तो ऐसी क्षमताओं का विकास करने के लिए विज्ञान मेलों का आयोजन किया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 82 का थर्ड। अब है क्वेश्चन 83। एक शिक्षक के नाते निम्नलिखित में से किसे आप शिक्षण में वैज्ञानिक विधा के लिए सबसे उपयुक्त समझते हैं? शिक्षक के नाते निम्नलिखित में से किसे आप शिक्षण में, अब यदि आप टीचर हैं तो आप इनमें से किन को अपनी जो टीचिंग है उसके लिए सबसे अच्छा समझते हैं? शिक्षार्थियों को कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करना। क्या आपको ऐसा लगता है कि ऐसा टीचर सबसे अच्छा होगा जो अवधारणाओं को अच्छा तरीके से समझाता हो या अवधारणाओं के शिक्षण के लिए तकनीकी का यूज़ करता हो, शिक्षार्थियों को प्रोजेक्ट्स देता है, परियोजनाएं देता है, अवधारणाओं से संबंधित गतिविधियों को शिक्षार्थियों से
कराना। एज ए टीचर विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू यू फाइंड मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर साइंटिफिक अप्रोच टू टीचिंग? Number one, clarify the students about the concept in class. Show the use of technology for teaching concepts. Give projects to the students. Ask the students to perform activities related to the concept. तो एक टीचर है, वो टीचिंग की जो वैज्ञानिक विधा का यूज कर रहा है, तो उसका क्या मोटिव है, क्यों करना चाहता है, या सबसे जो बेस्ट तरीका है इनमें से कौन सा होगा? क्या प्रोजेक्ट दे करके हम साइंटिफिक वे से पढ़ा रहे हैं, टेक्निकल यूज है, या कंसेप्ट को क्लियर करके? तो इनमें से जो सबसे बेस्ट आंसर है वो है, जो आपने कंसेप्ट है आपके, उनको आप गतिविधियों से कनेक्ट करके पढ़ा रहे हैं, एक्टिविटी से कनेक्ट करके पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो अवधारणाओं से संबंधित गतिविधियों को शिक्षार्थियों से अवगत करवाना, या उनको गतिविधियों से अवधारणाओं को समझाना। अब है 84th क्वेश्चन, साइंस मैथ्स का हम पोर्शन कर रहे हैं, और उसमें से ये चौथा सवाल आज का। एनसीएफ 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य होती है। इसका क्या अर्थ है? मतलब जो विज्ञान शिक्षा अच्छी होती है तो वो जीवन के प्रति सत्य होती है। इसका क्या मतलब है? नंबर 1 है, विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश के लिए तैयार करे। विज्ञान बालक को अर्थपूर्ण ढंग से व्यस्त करने में सक्षम हो। विज्ञान बालक को वैज्ञानिक ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रियाओं को सीखने लायक बनाए। विज्ञान आसान जीवन व्यतीत करने में सहायक हो। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005, गुड साइंस एजुकेशन इज ट्रू टू लाइफ। व्हाट डज दिस मीन? Science should prepare the child to the world of work. Science should be able to engage the child meaningful. Science should enable the child in learning the process of acquiring scientific knowledge. Science should help in living easy. तो साइंस की जो ये अच्छी शिक्षा है तो जीवन के प्रति सत्य होती है, यानी जो जीवन से अवगत कराती है। ठीक है, तो इसका सिंपल सा अर्थ है कि विज्ञान जो होता है वो बच्चे को कार्य की दुनिया में प्रवेश के लिए तैयार करता है, जीवन से अवगत करवाता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 85, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है? नंबर 1, खुला मस्तिष्क है, अधिक सीखने की उत्सुकता है, समस्याओं के प्रति व्यवहार में वस्तुनिष्ठता, कठिन कार्य। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिटी ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड? ओपन माइंडेडनेस, क्यूरियोसिटी टू लर्न मोर, ऑब्जेक्टिविटी इन अप्रोच टू प्रॉब्लम्स, हार्ड वर्क। तो कौन सी चीज नहीं है? तो ओपन माइंडेड तो होना ही चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के क्या गुण होते हैं? तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के जो मेन कैरेक्टर है वो क्या है कि खुली सोच होनी चाहिए। नंबर 1, खुली सोच होना चाहिए, ओपन माइंडेड होना चाहिए। दूसरा, जिज्ञासा होनी चाहिए, जो भी नई चीज आए उसको जानने की, समझने की बच्चे के अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। जो तथ्य है उनको सत्यापित करना भी, जो भी निर्णय लिया जाता है तो वो तथ्यों के सत्यापना के आधार पर डिसीजंस लिए जाने चाहिए। और कौन से वैज्ञानिक दृष्टिकोण होंगे? कारण और प्रभाव के बीच में संबंध भी स्थापित किए जाने चाहिए, और जो भी कार्य किया जाए वो वैज्ञानिक रूप से व्यवस्थित तरीके से किए जाए, यानी कि डाटा का कलेक्शन किया जाए, उसका एनालिसिस किया जाए, उसके रिजल्ट तक पहुंचा जाए, फिर उसको अप्लाई किया जाए और उसमें कमियों को वापस इम्प्रूव किया जाए। तो ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण के गुण, इनमें से कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर ये जो फोर्थ ऑप्शन है, कठिन कार्य, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है, बाकी तीनों है। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन 86। हरी कक्षा 6 के शिक्षार्थियों को घूर्णन गति पढ़ाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अच्छी विधा होगी? चर्चा, गतिविधि आधारित शिक्षण, उदाहरण देना, प्रदर्शन। हरी वांट्स टू टीच द सर्कुलर मोशन टू क्लास 6 स्टूडेंट्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द बेस्ट मेथड? डिस्कशन है, एक्टिविटी बेस्ड है, गिविंग एग्जाम्पल है, या डेमोन्स्ट्रेशन है? टीचर है हरी, जो 6 क्लास के बच्चों को सर्कुलर मोशन पढ़ाना चाहता है, घूर्णन गति पढ़ाने चाहते हैं। तो कौन से बेस्ट वे होगा जिससे कि बच्चों को अच्छी तरीके से वो चीज़ समझ में आ सकती है? तो क्या चर्चा मेथड के द्वारा बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ाया जा सकता है, या सिर्फ एग्जाम्पल के द्वारा, या सिर्फ डेमो करके बताया जा सकता है? सबसे बेस्ट तरीका होगा यदि हम उसमें एक्टिविटी के ज़रिए बच्चों को वो चीज़ समझाएं। तो बेस्ट जो मेथड है वो क्या होगा? गतिविधि आधारित शिक्षण, यानी एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग जो है वो सबसे बेस्ट मेथड होगा। ऑप्शन 2 करेक्ट है। अब आते हैं क्वेश्चन 87 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान अधिगम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है? विज्ञान जो अधिगम है, विज्ञान जो पढ़ाया जाता है, क्या महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो हमें बताना है। विज्ञान का ज्ञान अर्जित करना है,
विज्ञान की विषय वस्तु की जानकारी एकत्रित करना है, अध्ययनकर्ताओं में ईमानदारी, अखंडता और सहयोग के मूल्य की प्राप्ति, अपने सहपाठियों को विज्ञान का ज्ञान अर्जित करने में सहायता करना। Which one of the following is an important aim of learning science? To get knowledge of science, to collect the information of science content, to imbibe the values of honesty, integrity, and cooperation among learners, to help the fellow colleagues in getting knowledge of science. तो विज्ञान की जो लर्निंग है उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट एक ऑब्जेक्ट होता है कि विद्यार्थियों के अंदर ईमानदारी है, अखंडता और सहयोग के मूल्य है, उनकी प्राप्ति की जा सके। तो विज्ञान अधिगम के उद्देश्य क्या-क्या होते हैं कि सटीकता, एक्यूरेसी होनी चाहिए, सच्चाई है, ईमानदारी है, खुली सोच है, व्यवस्थित प्रणाली है और सहयोग के जो मूल्य होते हैं उनको आत्मसात करना, ये विज्ञान की लर्निंग के जो सबसे मेन एम्स होते हैं, मेन जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो होते हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये ऑप्शन थर्ड होगा जिसमें ये सारी चीजें लिखी गई है। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन 88। विज्ञान के मूल्यांकन में सतत एवं समग्र मूल्यांकन का क्या अर्थ है? ठीक है। अंतिम एवं रचनात्मक मूल्यांकन, अधिक आवर्ती जांच एवं परीक्षा, अधिगम के आकलन हेतु सामान्य गतिविधियां और अभ्यास, विज्ञान के सभी पहलुओं का मूल्यांकन। द कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इन साइंस मीन्स। ठीक है, सीसीई के बारे में बताना है। समेटिव एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट, मोर फ्रिक्वेंट टेस्ट एंड एग्जामिनेशन, रूटीन एक्टिविटीज एंड एक्सरसाइजेस टू असेस लर्निंग, इवैल्यूएशन ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ साइंस। ठीक है। अब सीसीई के अंतर्गत क्या किया जाता है, इसका मतलब क्या है? तो अधिगम का आकलन करने के लिए जो भी हमने बच्चों को पढ़ाया है, जो भी उनको लर्निंग हुई है, अब उसका हमें आकलन करना है। तो जो भी गतिविधियां करवाई है, जो भी हमने अभ्यास करवाया है, उसके सभी पहलुओं का मूल्यांकन, सभी पहलुओं को शामिल किया जाता है। जब वो खेल रहे हों, जब वो पढ़ रहे हों, चाहे वो अपने फ्रेंड्स के साथ बातचीत कर रहे हो, तो सभी पहलुओं से उनका इवैल्यूएशन किया जाता है। इसे कहते हैं और ये निरंतर होता है। तो ये सतत और समग्र मूल्यांकन होता है। अब इसका अर्थ हमें बताना है, तो इसका अर्थ है अधिगम के आकलन हेतु सामान्य गतिविधियां और अभ्यास। अधिगम के आकलन करने के लिए जो भी सामान्य गतिविधियां हो रही है, चाहे वो खेल खेल में कर रहा है, चाहे वो बातचीत करते समय कर रहा है, चाहे वो पढ़ाई करते समय कर रहा है, जो भी अभ्यास कर रहा है, उसके समय आकलन करना सीसी का मूल अर्थ होता है। तो रूटीन एक्टिविटीज एंड एक्सरसाइज टू असेस लर्निंग इज राइट आंसर ऑफ 88। 89th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान विधि का एक चरण नहीं है? जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। ठीक है, एल्गोरिथम होता है उसका। तो अब इनमें से ये आपको चरण दिए गए हैं जो कि नॉन सिस्टमेटिक वे से दिए गए, लेकिन एक इनमें से नहीं है, वो हमें ढूंढना है। स्थिति की कल्पना करना, समाधान का प्रयास करना, निष्कर्ष निकालना, अवलोकन करना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच? विजुअलाइजिंग द सिचुएशन, अटेम्प्ट टू सॉल्व, ड्राइंग कंक्लूजन, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो स्थिति, विजुअलाइजिंग द सिचुएशन, जब भी हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, तो ये तो है ऑप्शन। फिर है अटेम्प्ट टू सॉल्व। अब जो विजुअलाइज हो गई, हमें जो प्रॉब्लम है उसकी जो सिचुएशन है उसको हमने समझ लिया, एक प्रॉब्लम को हमने डिफाइन कर लिया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, हम हाइपोथेसिस बनाएंगे किस प्रकार से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। हम अलग अलग हाइपोथेसिस बनाएंगे, फिर उससे रिलेटेड हम सैंपल लेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे और फिर एट लास्ट हम जो कंक्लूजन है वहां तक हम पहुंचेंगे, निष्कर्ष तक हम पहुंच जाएंगे कि ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये तो स्टेप होते हैं। ऑब्जर्वेशन जो है वो इसका स्टेप नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन है उसमें हमें नहीं है, ये ढूंढना था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। आज का लास्ट क्वेश्चन, तो जल्दी से आप भी देखिए कि क्या इसका सही आंसर हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में अनुरूपता विधि का एक चरण है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेप ऑफ एनालॉजी स्ट्रेटेजी इन साइंस? समानताओं का चित्रण, अमूर्तता का प्रस्तुतिकरण, अवधारणाओं को एक दूसरे से जोड़ना और उपयोग। मैप सिमिलरिटीज, प्रेजेंटेशन ऑफ अब्स्ट्रक्शन, इंटरलिंकिंग कंसेप्ट और एप्लीकेशन। तो जो अनुरूपता विधि होती है उसके भी अलग अलग चरण होते हैं, तो उनमें से कौन सा एक चरण है? अनुरूपता यानी समानता, एक जैसा दिखने वाला।
तो समानताओं को चित्रण ही तो करना होता है इसके अंदर, तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन 1 समानताओं का चित्रण है, मैप सिमिलैरिटीज है। ठीक है, तो 90 क्वेश्चंस का सही आंसर हो गया ऑप्शन 1। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा वीडियो नंबर 15। ठीक है, और इसके अंदर हमने जो साइंस मैथ्स के क्वेश्चन है वो हमने किए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से PYQ की एक क्वेश्चन जो है वो वीडियो जो है वो हम आपके लिए लेकर आएंगे, और आपके लिए ये वीडियो ज़रूर बेनिफिशियल रहे होंगे। अगर ये आपके लिए बेनिफिशियल रहे हैं तो आप इसको ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन जो है हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो इसी से रिलेटेड आने वाला है, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कराएगा, जिसमें हम अपना इवेल्यूशन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो आने तक कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग excellent learning videos. Thank you.